हेलो, मैं विनाश आपके अपने यूट्यूब चैनल उद्देश्य कॉम्पिटिटिव क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि विद्यार्थी हम लोग पढ़ रहे थे, पढ़ना क्या है कि आप लोग को थंबनेल में दिख रहा होगा। हम लोग को तो क्लास जो चल रहा था क्लास 10 का तो चल ही रहा है। बट आज कुछ खास है। आज आपका चैप्टर वाइज जो है प्रैक्टिस के तौर पे आप कह सकते हैं कि मॉडल पेपर के अनुसार जैसे बहुविकल्पी प्रश्न इसमें है और लघु उत्तरीय प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, सारे प्रश्नों को मैंने लिया हूँ कि ताकि आप लोग का जो भी प्रश्न आए एकदम हूबहू एकदम ठीक इसी प्रकार से बनेगा। हो सकता है कि आपका नंबर्स वहां पे चेंज हो, बट आपका पेपर ठीक इसी प्रकार से बनेगा, इसी प्रकार से आया हुआ है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड किया हूं मैं, ताकि आप समझ पाएं कि हमको किस प्रकार से तैयारी करनी है। और आप लोग को जब पेपर देना है तो आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपर को अवश्य देखें। उससे ये अंदाजा लगेगा कि हमारा पेपर कैसा आएगा और हमको कैसे तैयारी करनी है और कौन कौन सा चैप्टर हमको मस्ट है। और जो चैप्टर आपको वीक लगता है आप कमेंट करें, उस चैप्टर को हम जल्द से जल्द बनाने का प्रयास करेंगे उसका वीडियो, ठीक है। और जो आपका चैप्टर वीक है बच्चे, उसको आप लोग फोकस करें, उसको लगाने का प्रयास करें। क्योंकि आपका चैप्टर सही है वो तो आ ही रहा है ना, लेकिन जो चैप्टर नहीं सही है उस पे फोकस करने की आवश्यकता है और उसी को आप लोग प्रैक्टिस करें, ठीक है। और आपका महज हमको लगता है कि 2 महीने बचे हुए होंगे। अभी तो नवंबर का महीना खत्म होने वाला है और दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी में आप लोग का पेपर है। तो 2 महीने बचा हुआ, आई थिंक 60 दिन बचा हुआ। तो 60 दिन में अपना जोरों शोरों से प्रैक्टिस करिए अब, ठीक है। मैथ में प्रैक्टिस और दोहराइए सारे चैप्टर्स को, ठीक है ना। एक दिन में कम से कम एक चैप्टर तो क्लियर ही करिए, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे वो आपका इंग्लिश का हो, एनी सब्जेक्ट। आप एक दिन में एक चैप्टर को कवर करिए, तभी आप कर सकते हैं, ठीक है, और अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इसी डेडिकेशन के साथ हम लोग अपने क्लास का शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन है आप लोग के साथ, देखिएगा। ये है खंड। आप लोग को मिलेगा ये बहुविकल्पी प्रश्न आप लोग के एग्जाम में। और हम आपको ओ एम आर सीट, जो लोग नहीं जानते हैं कैसे भरी जाती है, तो ओ एम आर सीट किसी वीडियो में हम लोग बता देंगे, आप लोग को बता देंगे कि कैसे भरना है और कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है। क्योंकि कई बच्चे ओ एम आर सीट नहीं भर पाते हैं, उनका क्रमांक नहीं भर पाते हैं। तो मस्ट होता है आपका क्रमांक। क्रमांक अगर अच्छे से नहीं भर पाएंगे तो आपका एग्जामिनर काफी चेक करेगा, बट कौन सा क्रमांक डालेगा तो आपका वहां पे फेल दिखाने लगेगा, ठीक है। इसलिए आपको क्रमांक की बहुत सख्त जरूरत है, ठीक है। तो इसलिए जो ओ एम आर सीट होती है उसको भरना अति आवश्यक होता है और भरना आना चाहिए सभी लोग को। तो उसके पहले आप लोग को बता दिया जाएगा कैसे आप लोग को पेपर में करना है और कैसे भरना है, ठीक है। तो चलिएगा, इसी के मॉडल पेपर के अनुसार हमने आप लोग के समक्ष ये सारे क्वेश्चन चैप्टर 1 का जो आपका है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं प्रीवियस ईयर के और जो मॉडल पेपर में आ सकते हैं, वो हमने आगामी क्वेश्चन को लिया है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देख सकते हैं कि आपका ये यूपी बोर्ड 2022 और 23 में आया हुआ क्वेश्चन है। आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख सकते हैं। अब देखना है क्या कि यहाँ पे खंड अ दिया है और खंड ब दिया रहता है। खंड अ और खंड ब। खंड अ में आपका बहुविकल्पी होता है, खंड ब में आपका लगाना पड़ता है क्वेश्चन को, ठीक है। इसमें केवल टिक करना पड़ता है, एक ओ या मार्क शीट मिलेगी आपको इस प्रकार से। इसको यहाँ पे आपका नाम होगा, भरना होगा और यहाँ पर दिया रहेगा। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन का ऑप्शन, 4 ऑप्शन। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन, जैसे मान लीजिए एक का पहला सही है तो पहले को आप क्लिक कर देंगे, यहाँ पे ऐसे इसको कलर कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ओएमआर सीट मिलेगी। ओएमआर सीट आपको भरने का तरीका बता दिया जाएगा, इसकी चिंता नहीं करना है। बशर्ते क्या है कि आप लोग अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन की। देखिएगा, संख्या दिया है, बहुविकल्प की प्रश्न है। संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो अभाज्य गुणनखंड, पहली बात है कि अभाज्य संख्या होती क्या है, पहले ये जान जाइए कि अभाज्य संख्या क्या होती है। आभाज्य संख्या जो लोग नहीं जानते वो लोग नोट कर लेंगे कि आभाज्य संख्या क्या होती है। आभाज्य संख्या के दो परिभाषा आप दे सकते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर, इसको हम लोग नाम देते हैं प्राइम नंबर, आभाज्य संख्या। आभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या, आप लोग कह सकते हैं, अगर फास्ट होंगे तो बताइएगा सर बहुत फास्ट बता रहे हैं, ठीक है। ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हो, दो गुणनखंड हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं।
ये आपके लिए नई परिभाषा दिख रही होगी, क्योंकि आपको स्कूल में ये वाला बताया गया होगा, किसी भी संस्था में यही वाला बताया जाता है अक्सर, कि ऐसी संख्या जो स्वयं से और एक से कट जाए, राइट। ऐसी संख्या जो एक से और स्वयं से कटे, विभाजित हुए कह सकते हैं। दूसरी परिभाषा आप लिख सकते हैं, ऐसी संख्या जो स्वयं और एक से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? अब तीसरी परिभाषा भी यहाँ पर भी ये भी दे सकते हैं कि अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो किसी के पहाड़ा में ना आए। आप यूं कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जो किसी के पहाड़ा में ना आए, उसे अभाज्य संख्या भी कहा जा सकता है, ठीक है। जो किसी के पहाड़ा में नहीं आएगा तो अभाज्य संख्या हो गई ना। तो आपका ये अभाज्य संख्या है जिसके केवल दो फैक्टर हों, तो यहाँ पर हम लोग को 156 का फैक्टर करना होगा। 156 को हम लोग विभाजित करेंगे इस प्रकार से, आप लोग किए भी होंगे। तो देखिएगा, इसको विभाजित किया जाता है तो 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। 2 से फिर काटेंगे हम लोग तो 2 3 6, 2 9 18। फिर 3 से काटेंगे तो 13 हो जाएगा। अब यहाँ 13 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 1। अब इसको इस फॉर्म में लिख लीजिए, क्या कि 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अब इसको लिख सकते हैं क्या कि जिसकी जो आपका दो घात है, यानी जो दो बार लिखा हुआ है, क्या जो दो बार लिखा हुआ है उसको हम लोग क्या पावर के रूप में कर लेंगे। तो ये कितना है? 1 है, 2 है, तो 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 1 गुणे 13 के पावर 1। तो ये एक घात तो दर्शाई नहीं जाती है, इसको हटा सकते हैं। तो आप अपने ऑप्शन में देखिए, चेक करना है आपको, ये नहीं कि उसी पे हमको हल कर देना है, नहीं, हमको चेक करना है। अलग एक कॉपी मिलेगी आपको, या आप कॉपी नहीं मिलेगी तो एक आप पीछे पन्ने पे पेपर में पीछे पन्ने पे रफ कार्य लिख लीजिएगा। रफ कार्य लिखने के बाद आप उस पर रफ कार्य करिएगा, एक पन्ना दो पन्ना जो भी यूज होगा, फिर उसको कट कर दीजिएगा। ये मोटी पेन से लिखिएगा रफ कार्य, ताकि एग्जामिनर आपकी कॉपी देखे तो समझ में आए कि वो रफ कार्य किया है, ठीक है, अपने से किया है बच्चा। तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही होने वाला है आपका? 2 के पावर 2 गुणे 3 गुणे 13, कौन सा सही है? 2 के पावर 2 गुणे 3 गुणे, कहाँ गया? ये तो 11 है, तो ये तो नहीं होगा। 2 के पावर 1 है, यहाँ पे 2 आना चाहिए, ये भी नहीं होगा आपका। 2 के पावर 2 गुणे 3 गुणे 13, यानी बी वाला ऑप्शन क्या है आपका? राइट है। बी वाला ऑप्शन क्या है आपका? राइट है। और आभाज्य संख्या के बारे में और भी चीजें हैं जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि रियल नंबर के अंतर्गत आपकी आभाज्य संख्या आती है, ठीक है। तो इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो पहले इसको नोट करिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। हो गया? चलिए, तो कुछ नोट में लिखना है आप लोग को। नोट में लिखना है, हम पूछ दें या एग्जामिनर में या एग्जाम में आपके आ जाए कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कितनी आभाज्य संख्या होती है? बताइएगा ज्यादा, तो कितनी आभाज्य संख्या होती है? तो ध्यान रखना बच्चे, आ सकता है, यह क्वेश्चन आ सकता है, आपको ध्यान रखना है। जब आभाज्य संख्या से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम लोग हल करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, भले से वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन आपको समझना है। तो यहाँ पे नोट में तो यहाँ पे लिख सकते हैं, पहला कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक 25 आभाज्य संख्या होती है। कितनी होती है भैया? 25 संख्या होती है, 25 आभाज्य संख्या। जो लोग को नहीं पता है वो नोट कर लेंगे भैया। वो 25 कौन कौन सी होती है, जरा इसको भी गौर करिएगा, ठीक है। देखिएगा, 2 3 5 7 11 13 17, 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 डिविजिबल हो जाएगा 3 से, जो खुद से कटे और 1 से कटे और किसी अन्य संख्या से ना कटे, ठीक है। तो 17 19 23 29 31 37 41 और 43 47 53, और आपको काउंट करना होगा तो 59 61 67 71 73 79 83 89 97। यदि इन सभी को काउंट करते हैं आप, इन सभी को काउंट करते हैं तो आपको कितने नंबर्स मिलेंगे? 25 नंबर्स मिलेंगे। कौन से? वो भी केवल और केवल आभाज्य संख्या, ठीक है, केवल और केवल आभाज्य संख्या। जरा देखिएगा कौन कौन सी आभाज्य संख्या, देखिए
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 टू है ना, ये 25 हुआ। अगर इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ दे कि अगर पूछ देगा कि 1 से 50 तक कितनी आवाज संख्या, कितनी होती है भैया, कितनी आवाज संख्या होती है, 15 होती है। कितनी होती है, 15। नोट कर लीजिएगा, 1 से 50 तक कितनी आवाज संख्या, 15 होती है। काउंट कर सकते हैं, इतना काउंट कर लीजिएगा आप लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये 47 आया ना, तो 47 के बाद 53 आया, तो 53 50 से ज्यादा है, 53 50 से ज्यादा है, तो आप यहाँ 15 बता सकते हैं। अगर पूछ देगा, बहुविकल्पी बना रहा है क्वेश्चन ना, तो पूछ सकता है, अगर पूछ सकता है कि 50 से 100 तक कितनी आवाज संख्या, तो आपको पता है जब टोटल 25 होती है, 15 मैंने लिख दिया, तो कितनी शेष बची, 10। कितनी होती है भैया, 10 होती है। ठीक है। अगर इनमें से कहीं अलग से पूछ दे, कह दे कि 90 से 100 के बीच कितनी आवाज संख्या होती है, तो केवल कितनी होती है, एक होती है, वो भी कौन सी, 97। देखिए 97 है कि नहीं है, तो आपको इसको याद करना पड़ेगा। और देखिए मैंने आपको बताया, जो किसी के पहाड़ा में ना आए वो आवाज संख्या कहलाती है। देखिए कोई किसी के पहाड़ा में आता है क्या, और पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि दो ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। ठीक है। और लिख सकते हैं क्या, कि तीन क्रमागत अभाज्य संख्या, प्रथम तीन, यहां पे लिख सकते हैं प्रथम तीन क्रमागत आवाज संख्या कौन कौन सी होती है भैया, आपके दिमाग में आएगा कौन कौन सी होती है, सर बताए हैं, 1 2 3, ये 3 मार के चले जाएंगे, और पूछ देगा कि प्रथम तीन आवाज क्रमागत संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, तो आप गलत करके आएंगे। ध्यान रखना, क्रमागत यदि करेगा तो क्रमागत का मतलब क्या होता है, जो क्रम से आए, उसके बीच में अंतर क्या हो, समान हो। अब बताइए इसके बीच में अंतर समान है क्या, एक है यहाँ पे, दो है यहाँ पे, दो है, तो इसके बीच में अंतर समान है क्या, नहीं ना समान। इसमें दो का अंतर, इसमें एक का अंतर है, नहीं समान है। तो क्रमागत संख्या कौन सी होगी, तीन ठो, तो होगी आपकी 3 5 7। देखिए अंतर कितने का है, दो का, इसमें अंतर कितने का है, दो का। दो का अंतर आया कि नहीं आया, आया ना। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने संभावना बताया कि इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। और अगर ऐसे पूछ दे कि तीन, प्रथम तीन, ऐसे भी एक क्वेश्चन आ सकता है। ये तो यह है आपका प्रथम तीन अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या देगा, तो प्रथम तीन, इसमें क्रमागत लगा है क्या, इसमें क्रमागत नहीं लगा है ना। जब क्रमागत नहीं लगा तो आप क्या लेंगे, 2 3 5 ये लेंगे। अब चाहे जितना पूछ देगा तो आप गुणा करा सकते हैं, लेकिन जहां क्रमागत की बात की जाएगी तो प्रथम तीन क्रमागत संख्याएं आपकी ओनली कौन सी होती है, 2 3 5 7 होती है। ठीक है, 3 5 7 होती है। क्रमागत का मतलब होता है उसके बीच का अंतर क्या हो, समान हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो हो गया होगा, जल्दी से नोट करिए। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आगे बढ़ा जाए। देखिएगा पेपर में सेम एकदम ऐसा ही आने वाला है, बस आपको क्या है, थोड़ा एडवांस पढ़ना होगा। ठीक है, ये नहीं कि बस जो प्रीवियस पेपर देख लिया उसी से पढ़ना है, कुछ चीजें उससे रिलेटेड पढ़नी होंगी ताकि हम लोग एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। ठीक है ना, चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे दिया है क्या, यदि 65 और 117 की एचसीएफ को 65 माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो यम का मान होगा। जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन को बताइए, जल्दी से बताइए। चलिए देखिए, आप मासा निकालने के दो विधियां जानते हैं, एक होता है अभाज्य गुणनखंड विधि, गुणनखंड की दो विधियां होती हैं, एक होता है अभाज्य गुणनखंड विधि,
दूसरी विधि का नाम है भाग विधि। दो विधियां होती है मस निकालने की, एक गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, एक भाग विधि। तो हम लोग इसका पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 65 का अभाज्य गुणनखंड 5 गुणे 13, और 117 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा भैया? 3 गुणे 3 गुणे 13। नाइन्थ वाले उधर है। 3 गुणे 13, यह है। अब बताइए जो मसा होता है, एचसीएफ जो होता है, वो उसका एचसीएफ कैसे निकालते हैं जब प्राइम फैक्टर के रूप में हो तो देखिएगा जो दोनों में मिलता है, जो दोनों में कॉमन हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो वही तुम्हारा मसा होता है, वही आपका क्या होगा? मसा होगा। तो मसा क्या आने वाला, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? देखिए ये 13 दिख रहा है, तो 13 आपका मसा हो गया। बोला है क्या कि एचसीएफ को 65m-117 के रूप में लिखिए। तो इसका जो मान है वो कितना आया है? 13 आया है। इसका जो मान है इसके रूप में लिखना है ना, तो इसका मतलब कहने का है कि इसके वैल्यू आप किसके बराबर लिखिए? इसके मसा के बराबर लिखिए। ये जो है इसका जो मसा आएगा 65 और 117 का, उसके बराबर आपको लिखना है। तो लिखिएगा जरा, देखिएगा अगर लिखेंगे हम लोग तो 65m-117 बराबर कितना लिख देंगे? 13, क्योंकि हमको इसके रूप में लिखना था ना। अब क्या करेंगे? 65m बराबर 13 प्लस 117, तो यम बराबर कितना होगा बच्चे? 130 और बटा 65, इसको डिवाइड किया जाए तो 2 आ जाएगा, यानी m का मान कितना आया? 2 आया। m का मान कितना आ गया भाई? 2 आ गया। या आप यूं ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, यदि आपको नहीं आ रहा है करना तो आप m का मान यहाँ पे 2 रखेंगे और मस के बराबर आपका आ जाना चाहिए। रख के देखिए, अगर 4 रखेंगे तो आपका मस के बराबर 13 जो है नहीं आएगा। अब 2 रखेंगे तो यहाँ पे देखिए 65 दूना 130, 130 में से 117 घटाएंगे कितना आएगा? 13 आएगा। तो अर्थात आपका इसका भी मान कितना आया था? 13 आया था। देखिए और यहाँ पर भी 2 रखने पे 13 आ गया। जिसका मान रखने पे 13 आ जाएगा वही आपका ऑप्शन सही होगा। दो तरीका बताइए, एक तो हल करने का और एक तो ऑप्शन से इसमें रखने का। कोई दिक्कत है बताइए? हो जाएगा ना? तो नोट कर लीजिए फटाक से। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला है, बोला है किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। और आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि विषम संख्या, सम संख्या और प्राकृतिक संख्या किस प्रकार से लिखी जाती है। ध्यान रखिएगा कि प्राकृतिक संख्या किस प्रकार से लिखी जाती है। प्राकृतिक संख्या का रूप क्या होता है? x, x+1, x+2, x+3, x+4। ये जानना बड़ी आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है। देखिए ये आपका यूपी बोर्ड जो है होता है एग्जाम, 2019 में पूछा गया, 21 में पूछा है, 22 में, 23 में लगातार ये पूछा है, बस 20 में गैप किया है। ठीक है, 2019 में, 21 में, 22 में, 23 में, तीनों में ये पूछा गया है। ठीक है ना? बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे? प्राकृतिक संख्या है, अब हमको लिखना है क्या? सम संख्या। यदि सम संख्या मैं लिखता हूं तो सम संख्या किस प्रकार से लिखूंगा जरा देखिएगा। सम संख्या को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। कहते हैं हम लोग क्या? इवन नंबर। इसको देखिए कैसे लिखते हैं? 2x, सभी हम लोग 2 लगा देंगे। x वाले में हम लोग क्या लगाएंगे? 2 लगाएंगे। 2x, 2x+1, 2x+2, 2 नहीं, यहाँ पे ऐसे करेंगे 2x और 2x+2 कर लेंगे। 2x+4 और 2x+6, दो दो गैप देंगे हम लोग। ठीक है, देखिए इसमें दो दो गैप देंगे हम लोग। ठीक है ना? अगर विषम संख्या की मैं बात करूं, विषम संख्या की मैं बात करूं तो विषम संख्या आपकी क्या होगी? आप बस यहाँ पे ये वाला उठा लीजिए। देखिए 2x+1 और 2x+3, 2x+5, 2x+7, ऐसे ये बढ़ता जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? बात समझ में आई कि नहीं? ये सम संख्या है, ये सम संख्या है, विषम संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें पूछा है धन p के लिए प्रत्येक धन पूर्णांक में विषम पूर्णांक का रूप होता है, तो कौन सा होगा भैया? 2p+1।
2p+1, देखिए 2x+1 से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो 2p+1 आपका राइट आंसर होगा, ना कि p+1, ना कि p+1। अगर हम p का मतलब क्या होता है, कोई ये p आपका क्या है, विषम संख्या है, तो p हम रखते हैं विषम संख्या, देखिए 3 रखेंगे हम लोग तो 3 1 4 हो जाएगा, ये तो सम संख्या आ जाएगा, आपका विषम ही आना चाहिए, विषम ही आना चाहिए ना, तो यहाँ पर इसलिए इसको ना करके हम लोग डी वाला ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह है खंड अ का ही है चौथा क्वेश्चन, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होता है, कौन सा है, जरा बताइएगा इसमें कौन सा भैया, सी है, कौन सा है, सी, मैंने आपको बताया ना 2x से स्टार्ट होता है सम संख्या, सम संख्या 2 से स्टार्ट होता है ना। अब एक बात ध्यान रखिए कि सम संख्या में किसी भी संख्या का गुणा कराएंगे आप, कोई भी संख्या गुणा करा लीजिए, चाहे सम हो चाहे विषम हो, वो आपका सम ही आएगा। जैसे मान लीजिए 3 आपका है, इसमें 2 को गुणा कराइए, 3 दूना 6, 6 आपका क्या आया, सम आया। अब कोई भी संख्या ले लीजिए आप, कोई भी नंबर ले लीजिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए 4 है, 4 में हम कोई विषम संख्या गुणा कराते हैं 9 का, तो 9 चौका 36। एक बात ध्यान रहे कि किसी भी सम संख्या में यदि विषम संख्या का मल्टीप्लाई कराते हैं तो आपका क्या आता है, वह सम संख्या ही आएगा हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे q के लिए बोला था समपूर्णांक, तो q के लिए समपूर्णांक कौन सा होगा भैया, 2q होगा। और ये यूपी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, 2021 में, 22 में, 23 में, तीनों में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ा जाए, ये वाला देखिए, ये भी खंड अ का ही है, खंड अ और ब बनता है आपका। अब देखिए यदि p और q दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि p बराबर ए बी स्क्वायर, p बराबर कितना दिया है, ए बी स्क्वायर, और यहाँ पर q बराबर ए क्यू बी, q बराबर ए क्यू बी, ठीक है, जबकि a और b अभाज्य संख्या है, a और b अभाज्य संख्या है, तब एलसीएम p और q का होगा। अब ध्यान रखना है आपको कि किसी भी अभाज्य संख्या का एलसीएम उसका मल्टीपल होता है, ध्यान रखना है, किसी भी अभाज्य संख्या का एलसीएम, एलसीएम दो अभाज्य संख्या है, जैसे मान लीजिए a और b है, तो इसका एलसीएम हम निकालना चाहें तो a गुणे b हो जाएगा। बट ये पावर में जब हूँ, जब ये पावर में हो, जैसे मान लीजिए आपका आवाज संख्या 3 है और 5 है, तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा भैया, 15 ना होगा जी, इसका गुणनफल हो जाएगा 15, क्योंकि ये 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, अब अंत में क्या करेंगे, 15 से गुणा करा लेंगे, मतलब कि 3 गुणे 5 कर लेंगे, 15 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बच्चे आपको ध्यान रखना, जब ये पावर्स में हो, किस में हो, पावर्स में हो, तो जब पावर्स में हो तो जैसे मान लीजिए 5 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2, ठीक है, और यहाँ पे 5 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 3 कर लेते हैं, यह है आपका। मैं कहूँ ये दोनों संख्या का आप क्या निकालें, लसा निकालें, तो लसा में क्या होता है कि जो सबसे बड़ी घात होती है, लसा में सबसे बड़ी घात जो होती है वो होती है, तो 5 में 5 की पावर 3 में और 5 की पावर 2 में सबसे बड़ी घात कौन सी है, 5 की पावर 3, तो 5 की पावर 3 कर लेंगे। अब 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, तो सबसे बड़ी घात कौन सी है, 2 है, तो 2 के सॉरी 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। लेकिन जब एचसीएफ की मैं बात करूँ, ये मैं दो चीज़ आपको बता रहा हूँ, दिया है एलसीएम पूछा है, लेकिन मैं एचसीएफ भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। एचसीएफ में क्या होता है कि जो पावर्स में होता है, पावर्स का निकाला जाता है जब संख्या समान हो दोनों में, अर्थात ये दोनों में संख्या समान हो, ये 5 ये भी 5 हो, तो इसमें लसम में सबसे बड़ी घात देखी गई है, लसम में सबसे बड़ी घात। लेकिन मौसम में क्या किया जाता है, सबसे छोटी घात, मौसम में यानी एचसीएफ में मौसम में सबसे छोटी घात, सबसे छोटी घात इसमें कौन सी है, 5 की पावर 3 में और 5 की पावर 2 में कौन सी है, 5 की पावर 2 है, गुणे कर लेंगे, और 3 के पावर 2 और 3 के पावर 1 में कौन सी है, 3 के पावर 1 है, ये आपका मस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मस। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी आपको देखकर करना है, ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं, तो देखिएगा करते हैं, इसको हटाते हैं, समझ में आ गया होगा। तो लसा में क्या देखना है, सबसे बड़ी घात, लसा में सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात, अब मौसम में सबसे छोटी घात। अरे बात समझ में आई कि नहीं, देखिएगा अगर एलसीएम मैं निकालूं, एलसीएम, एलसीएम
पी और क्यू का, तो क्या होगा बताइए? ए के पावर 3 ए के पावर 1, ये 1 है, तो एलसीएम में सबसे बड़ी घात मैंने बताया ना, एलसीएम में सबसे बड़ी घात बताइए, ए के घात सबसे बड़ी कौन सी है? ए के पावर 3, और बी में सबसे बड़ी घात कौन सी? देखिए एक घात है, ये 2 घात है, तो कितना होगा? बी के पावर 2। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या होगा? आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं एचसीएफ निकालना चाहूँ, बच्चे एचसीएफ निकालना चाहूँ, हालांकि पूछा नहीं है, मैं निकाल के बता देता हूँ। तो एचसीएफ में मतलब बोला हूँ क्या? सबसे छोटी घात, तो सबसे छोटी घात इसमें कौन सी? ए की, ए की पावर 1। बी में सबसे छोटी घात कौन सी? बी। दोनों में कॉमन यही ए और बी, ये एचसीएफ हो जाएगा। बट आपका आंसर पूछा है एलसीएम का, तो एलसीएम में ए के पावर 3 और ए के पावर 2, सी वाला आपका चांद के पास, चलो सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है? समझ में आया कि नहीं आया? कर लेंगे? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं ना। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा भाई अच्छे से। मैं एक एक चीज़ आपको डिस्क्राइब करते हुए चल रहा हूँ, हर एक चीज़ एकदम अच्छे तरीके से समझाते हुए चल रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में आ जाना भी चाहिए। ठीक है, चलिए यह है, इसको ज़रा बताइए, इसका भी एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। अब मैंने बोला ना कि जब म से निकालना होगा तो सबसे छोटी घात, और ल से निकालना होगा तो सबसे बड़ी घात। जल्दी से बताइए, आपका टाइम स्टार्ट होता है। क्या है? बी है? बहुत बढ़िया। कई लोग का बी आ रहा है, देखते हैं 15 सेकंड में आपने उस क्वेश्चन को लगाया। देखते हैं ए बराबर कितना है, देखिएगा 2 के पावर 2, 3 के पावर 3, 5 के पावर 4। बी बराबर कितना है बताइए? 2 के पावर 3, 3 के पावर 2, 5 के पावर 1 कर लेंगे। ठीक है, अब एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ किसका किसका निकालना है? ए और बी का निकालना है। आपको मैंने अभी बताया कि म से रहेगा तो सबसे छोटी घात, ल से रहेगा तो सबसे बड़ी घात। ध्यान रखना इस बात का, ल से रहेगा तो सबसे बड़ी घात, म से रहेगा तो सबसे छोटी घात। तो बताइए म से के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे छोटी घात किसकी है? 2 के पावर 2 की है, गुड़े इसमें 3 में 3 के पावर 2, इसमें 5, 5 की पावर 1 यानी 5। अब बताइए इसको तोड़ेंगे हम लोग तो कितना होगा? 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। गुणा कराने की सबसे बेस्ट ट्रिक होती है कि अगर 5 दिखे और कोई सम संख्या दिखे तो सबसे पहले उसका गुणा कराइए। क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि लास्ट में अंक में आपको क्या मिल जाएगा? जीरो मिल जाएगा, थोड़ा आसानी हो जाएगा। देखो 5 चौका 20, अब 20 में 9 का गुणा कराएंगे तो जीरो लिख लेंगे, 9 दूना 18। कितना आ गया भैया? 180 आ गया। 180 इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, हो गया? कर लेंगे? चलिए तो आगे बढ़े। समझ में आ रहा है कि नहीं? अनु ठीक है, चलिए ये वाला बताइए जरा। तो दिया गया लस 132 288 बराबर इतना दिया है, लस इतना दे दिया है, मस निकालना है इसी का, इसी का मस निकालना है। संख्या है यह वाली और यह वाली, तो आपको पता है, आपको मैं बता दूं कि दो चीज आपको याद करना है इसमें, कि पहला होता है लस गुणे मस, या ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर लिखना हो तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस। ठीक है, देखो ये यूपी बोर्ड 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे ये झूठा नहीं लिखा गया, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है ना? अब देखिएगा कि इसमें यह आपकी पहली संख्या है, ये क्या है? दूसरी संख्या है। इसका लसा दे चुका है, क्या पूछा है? मसा पूछा है, तो रखते हैं हम लोग। देखिएगा पहली संख्या क्या है इसमें? 132। दूसरी संख्या क्या है आपके? 288। अब बराबर क्या होता है? लसा गुणे मसा, तो लसा दिया है कितना? 3168। अब मसा कितना है? नहीं है, यही तो पूछा है ना, इसी संख्या का मसा पूछा है, तो निकाल लीजिए। इसको नीचे भेजेंगे, 132 गुणे 288 बटा 3168। बोलिए, अब इसको डिवाइड करिए जरा। कितने से डिवाइड करें भाई? 4 से, तो काटिए, 4 3 12, 4 3 12, 33 हो गया। यहाँ पे 4 7 28, यहाँ पे बचा 3, 4 9 36, 4 9 8। ठीक है, अब 2 से काट दीजिए। देखिए
दो एकम दो चौको आठ, दो चौका आठ, इसको काटिए दो से, दो ते छह, दो नौ 18, दो छक्का 12, 12 से कटेगा का 12 बदे हम 144, फिर 12 से काटेंगे 12 तीन 36, 12 तीन 36, 33 से 33 उड़ा देंगे, तो कितना आ गया आपका एचसीएफ म से कितना आ गया भैया, देखिए यही 12 बचा हुआ है ना, तो म से हो जाएगा आपका म से 12। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है आपका, ये वाला सही है, सी वाला। ठीक है, चाचा विधायक है मेरे, सीफा चाचा विधायक है मेरे, ठीक है, यानी 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी समस्या हो तो बता दो जरा। आया, हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बोला है निम्न में से कौन सी सहवाज संख्या है, तो पहले आपको सहवाज संख्या के बारे में जान लेना होगा। सहवाज संख्या क्या होती है, देख लेना। सहवाज संख्या को इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम, क्या कहते हैं, को प्राइम। अब को प्राइम संख्या क्या होती है, जरा इसको जान लीजिए। को प्राइम संख्या वे संख्या होती है जो दो युग्म यानी ए और बी कोई संख्या है, इसका म से क्या होना चाहिए, म से या एचसीएफ क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। कोई संख्या हो एक्स वाई कर सकते हैं या ए बी कर सकते हैं, कोई संख्या कर सकते हैं, उसका म से क्या आना चाहिए, एक आना चाहिए। तो वो आपकी क्या कौन सी संख्या होगी, आभाज्य संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी भैया, आभाज्य संख्या होगी। दो संख्याओं दो युग्म का म से क्या हो, एक हो, तो वह कौन सी संख्या होगी, आभाज्य संख्या होगी। अब देखिए या आप यूं कर सकते हैं, दोनों संख्याएं आपस में डिविजिबल न हो, न कटे। आप ये भी कर सकते हैं सहभाज्य संख्या के लिए कि जब दो संख्याएं आपस में न कटती हैं तो वो सहभाज्य संख्या कहलाती हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर ये बताइए, ये 7 9 14 7 5 35, इसका मतलब तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा ना, ये नहीं होगा आपका। अब बताइए यहाँ पर ये तो हो सकता है, ये हो सकता है क्योंकि ये कटेगा ही नहीं। अब इसमें देखिए ये 2 से कट जाएगा, ये नहीं होगा, कटना नहीं चाहिए किसी से। 31 3 93 होता है, ये भी नहीं होगा। तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है, ये भी यूपी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, 2020 और 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ जाए, बोलिए भाई। चलिए देखिए, कोई भी संख्या दो युग्म का म से क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, एक होगा म से तभी। अब बताइए इसका म से जरा निकालिए जरा, तो म से निकालिए, एक ही आएगा आपका म से, निकाल के बता दें। देखिए म से निकालेंगे, म से के लिए मैंने बताया कि जो संख्या आप प्राइम फैक्टर से करिए चाहे भाग विधि से करिए, भाग विधि से करके दिखा देते हैं। कुछ लोग को डाउट है, 18 कम 18 कितना बचा, 7, यहाँ पे 18 उतार लेंगे, 7 दूना 14, 7 उतार लेंगे, 4 कम 4, फिर 4 उतार लेंगे, 3 कम 3, एक, फिर एक यहाँ एक भाग करेंगे 3 में, तो एक 3 3, जो लास्ट में काटता है संख्या वही होता है मसा ना भैया। भाग में जो लास्ट में संख्या काटती है वही मसा होता है ना, तो एक आपका मसा आ गया। तो मसा एक आना चाहिए। को प्राइम में का मतलब होता है कि दो संख्याओं के युग्म में मसा क्या हो, एक हो, तो वो क्या कहलाती है, सहवाज संख्या कहलाती है। ठीक है, क्लियर हो आप लोग, क्लियर हो ना, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अंजलि आ गया, या आप यूं कर सकते हैं, देखिए अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप यूं करिए कि कोई भी संख्या आपस में ना कटे, डिविजिबल ना हो आपस में। जो डिविजिबल होगा वो सहभाज्य नहीं होगा। ठीक है, जो डिविजिबल नहीं होगा वही सहभाज्य होगा। और डिविजिबल होने का मतलब वही तो मसा है। मसा कब होता है, जब संख्या कोई कटती है उसमें से, दोनों में वही संख्या कट रही है, जैसे दो उसमें और दो इसमें हो तो वही मसा हो जाता है दो, है ना, वही कॉमन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो संख्या नहीं कटेगी उसको हम लोग को प्राइम कहेंगे। ठीक है, या जिस संख्या का युग्म का मसा क्या हो, एक हो, वो होगा मस को प्राइम। ठीक है, यानी सहभाज्य हो जाएगा। बोलो भाई, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। काय संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योग क्या होगा। घातों का योग पूछा है। अब क्या पूछा है, घातों का योग। अब 144 का फैक्टर करिए, देखिए दो क्या होगा, 12, दो 7 14 होगा, सॉरी सॉरी सॉरी,
2 सत्ते 14, 72 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे, 36 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे, 18 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे, 9 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 3 का 9। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2। अब देखिए 2 कितना बार है, 1 2 3 4, यही आपकी अभाज्य संख्या, 2 तो अभाज्य संख्या है ना जी, अभाज्य संख्या से ही काटना है, तो 2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 2, और कोई अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसका घातों का योग पूछा है, तो घातों का योग लिखेंगे, घातों का योग। इसकी घात देखिए क्या है, इस घात देखिए 4 है प्लस 2 है, कितना आया 6 आया, 6 दिख रहा है क्या ऑप्शन में, 6 डी वाला। ठीक है, ये भी 2022 और 2020 और 23 में आया हुआ क्वेश्चन है। कोई दिक्कत है बताइए, नहीं समझ में आया, आया ना जी, घातों का योग करना है, हो जाएगा, बोलिए भाई। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, बताइए। शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है, बताइए क्या होगा। ध्यान रखना, एक परिमेय संख्या होगी, एक तो अपरिमेय संख्या है, इसका गुणनफल करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, अपरिमेय मिलेगा। तो ध्यान रखना, एक परिमेय एक अपरिमेय का गुणनफल होता है, तो वो परिमेय नहीं अपरिमेय आता है, क्या आता है, अपरिमेय। परिमेय गुणे अपरिमेय क्या होगा, अपरिमेय होगा, बराबर। ठीक है, तो बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत है जी, बोलिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिएगा, बताइए पाई क्या है, बताइए पाई है। मैंने आप लोग को, जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग देख लेंगे, मैं आपका पहला अभ्यास का सारा कुछ पढ़ा दिया हूँ, दूसरे अभ्यास का भी पढ़ा दिया हूँ, तो आप लोग को देख लेना है। तो पाई आपका क्या है भाई, अपद में है, तो पाई अपद में है, एक अपद में संख्या, यानी सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए, ये भी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए आगे बढ़ा जाए, देखिए 15 18 24 का लस है, तो लस निकाल लीजिए। लस निकालने का मैं आपको तरीका बताया हूँ क्या, 15 का आप चाहे तो इस प्रकार से लगा सकते हैं, एक इकट्ठा 15 18 24, या तो इस प्रकार से लगा लीजिए, 15 के फैक्टर करिए 3 गुणे 5, मैंने दोनों ऑप्शन आपके लिए रखा है। अब यहाँ पे देखिए 18 का फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 3, और 24 का फैक्टर करेंगे हम लोग तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, तोड़ लीजिएगा आप लोग, कर लीजिएगा, ठीक है, या इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए सभी में कॉमन क्या है, देखिए लस क्या होता है कि जो मिलता है उसको भी लेते हैं, जो नहीं मिलता है उसको भी लेते हैं, तो एलसीएम निकालने के लिए बोला है ना। देखिए सभी में क्या दिख रहा है, 3 3 3 ले लिया मैं। अब इसमें देखिए 5 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, जो नहीं दिखेगा उसको भी लेना है, जो दिखेगा उसको भी, जो नहीं दिखेगा उसको भी। अब इन दोनों में देखिए 2 दिखा, 2 ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पर 3 3 तो सब में दिखा था, अब कौन सा नहीं दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है ना, 3 उठा लिया मैं। यहाँ 2 2 कॉमन नहीं है ना, तो इसको भी उठा लीजिए। कहने का मतलब ये है कि जो मिलता है उसको भी, जो नहीं मिलता है उसको भी लेते हैं हम लोग, ठीक है। 3 पच्चे 15 दूना 30, यहाँ 90 90 दूना 180, 180 दूना 360, 360 आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी वाला, ठीक है। तो यहाँ पर भी निकाल सकते हैं, आपको 360 ही आने वाला है, ठीक है ना। कोई दिक्कत है जी, बोलिए, नहीं ना। चलिए आगे बढ़ा जाए, बताइए। अब देखिए इतना तुच्चा सवाल है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, 2020 में आया हुआ है ना, कितना आसान है। अब इसको डिवाइड करिए, डिवाइड करिए, बताइए कितना आएगा, बताइए भाई। देखो बच्चे, इसको लगाने के लिए आपको करना क्या होगा, देखना है, एक तरीका मैं बता रहा हूँ, दूसरा तरीका भी मैं बताऊंगा, ठीक है।
कैसे करेंगे आप लोग? देखिएगा पहला तरीका यह है कि आप इसको 37 से डिवाइड करेंगे तो कितना बच जाएगा? 4 बच जाएगा। फिर 37 से काटेंगे तो 5 बच जाएगा। तो 4/5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन पता कैसे करें? बात तो ये भी है ना, 37 का पहाड़ा मुझे नहीं आता है, तो कैसे करेंगे? तो देखिएगा 5 से तो ऊपर वाला कटेगा नहीं, है ना? तो ये तो पहले ही हट गया, ये भी हट गया। बचा क्या? ये बचा और ये वाला बचा, है ना? तो नीचे वाला 5 है, तो नीचे वाला 5 है, तो यहाँ पर भी 5 है। अंत में जब इकाई का स्थान 5 आया ना, तो या 3 से कटेगा या तो 5 से कटेगा। 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 7 से कटेगा, मे बी। लेकिन 110% में बता दो 5 से कटेगा ही कटेगा। अब 3 से या 7 से ये कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन आपका 5 से तो 100% कटेगा। तो ये बताइए इसमें 4 आया है ना, क्या नीचे वाला 4 काटेगा क्या इसको? नहीं कटेगा। तो ये हटा देंगे तो बचा क्या? 4/5। यहाँ से दिमाग आप लोग लगा सकते हैं। बात समझ में आएगी नहीं? आसान है कि नहीं जी? बहुत आसान है, मजा आएगा। हो जाएगा। तो यहाँ से दिमाग लगा सकते हैं, इलिमिनेट करा सकते हैं क्वेश्चन को कि कैसे कैसे कौन सा क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, आया? चमका? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं ना, ये वाला। दी गई संख्याओं में आभाज्य संख्या होगी। देखो मैंने आप लोग को बताया था ना अभी कि आभाज्य संख्या होगी, तो आप लोग क्या सोचते हैं? एक आभाज्य संख्या है सर, एक को मार दीजिए, बट एक नहीं है आपकी आभाज्य संख्या। देखिएगा जरा यहाँ पे गौर से, जीरो दिया, जीरो इसे नहीं होगा। एक है तो आप सोचेंगे एक है तो एक कटता नहीं है किसी से, तो एक को मार दे, लेकिन एक आपका गलत हो जाएगा। आप ध्यान दीजिए पीछे, रिवर्स फॉर्म में जाइए, देखिएगा कि मैंने आपको पूरी आभाज्य संख्या लिखवाया, और आभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 2 से होती है, तो आपका 2 सी सही हो जाएगा, यानी सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये आपका सम है, ऐसे ही खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? कोई दिक्कत? देखो ये भी आया 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? तो आभाज्य संख्या से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आभाज्य संख्या के बारे में जितना भी मैं बताया ना, जितना भी बताया ना, आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है? ठीक है बच्चे, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 क्वेश्चन। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 आए। अब ध्यान रखना बच्चा कि जब बड़ी से बड़ी संख्या कहे, अधिक से अधिक कहे, है ना, तो आपको उस कंडीशन में क्या निकालना है? म से निकालना है। बड़ी से बड़ी, ध्यान रखिएगा, अधिक से अधिक, तो उसके लिए क्या होगा भैया? म से होगा। ठीक है बाबू, म से होगा। अब म से होगा, लेकिन जब बात आ गई शेष की, तो शेष क्या? देखो म से में होता है सबसे पहले घटाया जाता है, ल से में क्या होता है कि पहले ल से निकाला जाता है, तब घटाया जाता है, जोड़ा जाता है। शेष का आएगा तो जोड़ देते हैं, और जोड़ने का आएगा तो घटा देंगे। ठीक है, लसा वाले में मैं बता रहा हूँ। लेकिन मसा में ध्यान रखना है कि आपका मसा में जब शेष बचेगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? घटाना है। यानी 245 में से आप क्या घटाएंगे? 5 से ना 5 घटा दीजिए। फिर 1037 में से 5 घटा दीजिए, कितना आएगा भैया? 1032 आएगा। बताइए, यहाँ पे आएगा 240। अब बताइए, दो संख्याओं का मसा नहीं निकाल सकते आप लोग? प्राइम फैक्टर करिएगा, और ये आप लोग को करना है। इतना ध्यान रखिए कि इसको आप लोग को करना है कि म से इसका क्या आएगा। अब इसी का दोनों का म से निकाल लीजिए, इसका और इसका म से निकाल लीजिए, क्या आएगा? बताइए जरा, तो बताइए। 22 से तो कटेगा नहीं, और 23 से तो कटना नहीं है वैसे भी, 25 से तो वैसे भी नहीं कटेगा। बचा का 24 क्लिक कर देंगे हम लोग। ठीक है, आया कि नहीं समझ में? 25 से क्यों नहीं कटेगा? लास्ट में इसमें क्या है? 2 है, तो 25 के पहाड़े में 2 आता है जी? नहीं आता है। हो जाएगा, आया? चलेगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं ना, ये वाला बताइए। बताइए निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है, कौन सी परिमेय संख्या है? ये बताइए किसमें कौन सी परिमेय संख्या है? जल्दी से आप लोग बताइए, टाइमर स्टार्ट हो गया। ठीक है, बताइए कौन सी परिमेय संख्या है? कड़ी बनाओ।
कि कड़ी में 3 है कि कड़ी में 10.1 है कि ये वाला है? कड़ी में 9, ये वाला है। कड़ी में 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होती है? जिसे हम p अपन q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q नॉट इक्वल टू 0 हो। ये q का मान क्या होना चाहिए? 0 न हो। ठीक है, वो हो क्या? परिमेय संख्या। अपरिमेय की संख्या क्या होगी जिसे p अपन q के रूप में नहीं लिखा जा सकता? वो होगी आपकी क्या? अपरिमेय संख्या। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? आई जी। चलिए, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए देखिए, ये वाला तो इसमें पूर्ण हो गया। अब भाग 2 देखते हैं। ठीक है, भाग 2 देखते हैं। ये वाला खंड ब। खंड ब क्या है? अति लघुत्तरीय प्रश्न है। अब इसको आपको पेपर कॉपी में क्या करना होगा? हल करना पड़ेगा। उधर क्या करना था? उसको OMR शीट पे फिलअप करना था। ठीक है, उसको हल नहीं करना था कॉपी में, उसको फिलअप करना था। इसको क्या करना है? आपको हल करना है। ठीक है, कॉपी में। तो देखिएगा, बोला दिखाइए कि 4 के पावर n के रूप की कोई संख्या कभी भी अंक शून्य पर समाप्त नहीं होती है। लिखना है हाँ, समाप्त नहीं होती है। अब क्यों नहीं होती है? इसका रीजन देना है। नहीं होती, मैं समझाता हूँ। ठीक है, हाँ, यह समाप्त नहीं होती है। क्या रीजन है? अच्छा बताओ, किसी संख्या में आप मल्टीप्लाई कराते हो तो जीरो लाना है इकाई के स्थान पे, तो किसकी किसकी आवश्यकता होगी? पहली बात यह है कि एक सम संख्या की आवश्यकता होगी। सम संख्या और एक 5 की आवश्यकता होगी। 5 का तो मस्ट है। 5 के साथ यदि सम संख्या है तो आपका शून्य होना ही होना है। 5 के साथ सम है तो 5 के साथ सम रहेगा, तो वहां पे शून्य आना ही आना है। तो बताइए, या तो आपका 4 है, 4 का फैक्टर क्या मिल रहा है आपके पास? 2 और 2 मिल रहा है ना, क्या पावर n? तो बताइए, इसमें शून्य पे समाप्त होगा जी? इकाई का स्थान आएगा? नहीं आएगा इकाई का स्थान। शून्य, शून्य इकाई का स्थान नहीं आएगा। इसलिए तो लिखेंगे हम लोग कि क्योंकि लिखना है, क्योंकि, क्योंकि शून्य होने के लिए शून्य होने के लिए एक सम संख्या और 5 का होना अनिवार्य है। अनिवार्य है। एक सम संख्या और एक संख्या नहीं, एक सम संख्या रहेगी। सम संख्या ही लिखना है, सम संख्या। एक सम संख्या होना अनिवार्य बच्चे। ठीक है, ये रीजन आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है ना? तो अब आगे बढ़ते हैं। आ गया होगा समझ में कि जीरो बनाने के लिए किसकी किसकी आवश्यकता होगी? एक सम संख्या की और एक 5 की। क्योंकि इसका फैक्टर में देखा गया तो इसका फैक्टर केवल 2 आ रहा है। ठीक है, तो जीरो होने के लिए 5 का होना अति आवश्यक है। किसके लिए? सम के साथ। ठीक है, हो जाएगा। चलिए, ये बता दीजिए आप। बोला है अभाज्य गुणनखंड। अब ये अभाज्य गुणनखंड से मसा और लसा निकालना है, न कि आपको ये भाग विधि से लगा दे, इस तरह लगा दे। अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड से आपको मसा भी निकालना है, लसा भी निकालना है। ठीक है, भाग विधि का प्रयोग नहीं करना है। तो ध्यान रखना है, कभी कभी आप लोग इस प्रकार से कर देते हैं तो एग्जाम में आपका नंबर काट लेता है। ठीक है, जैसा इसमें बोला है वैसा आपको करना है। हालांकि क्वेश्चन आपका लसा और मसा दोनों सेम आएगा, बट यहाँ पे बोला अभाज्य गुणनखंड, तो आपको करना है अभाज्य गुणनखंड से। ठीक है, तो देखिएगा, आपको 6 का फैक्टर करना होगा। सबसे पहले 6 का फैक्टर, फिर 72 का फैक्टर अलग अलग, फिर 120 का फैक्टर अलग अलग करना है। तो करिएगा जरा। 2 3 6, ये हो गया, ये 36 हो गया, ये 18 हो गया, ये कितना हो गया? 9 हो गया, ये 3 से काटिए, 3 हो गया, 3। अब इसको काटिए 2 से, 60 हो गया।
आया कि नहीं? अब बताइए यहाँ पे लिखेंगे आप 6 बराबर 2 गुणे 3 और 72 बराबर लिखेंगे कितना 2 के पावर कितना है 1 2 3 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 2। फिर लिखना है 120 को कितना कट हुआ है 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 1 ये ना जी। अब लस मस निकालते हैं मस यानी HCF। पहले बोला नहीं HCF HCF निकालते हैं। तो HCF निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर सबसे कम घात सभी में किसकी है, सभी में कॉमन होनी चाहिए, ये भी मस्ट है। सभी में कॉमन होनी चाहिए, सभी में वो दिखनी चाहिए। तो बताइए इसमें कौन कौन सी संख्या दिखेगी, दो दो दो, देखिए तीन तीन तीन, तीनों में दिख रहा है ना। तो सबसे छोटी घात म स के लिए सबसे छोटी घात, ल स के लिए सबसे बड़ी घात, मैंने घात में रूप में चेंज कर दिया, ठीक है, घात के रूप में चेंज कर दिया। तो दो की सबसे छोटी घात किसकी है, 2 के पावर 1 गुणे 3 की सबसे छोटी घात किसकी है, 3 की पावर 1। तो आपका म से कितना आया भैया, 6 आ गया। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? यदि लसा निकालते हैं एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम के लिए क्या करना होगा, सबसे बड़ी घात तीनों में सबसे बड़ी घात देखिए 2 की पावर 3, तीनों में सबसे बड़ी घात 3 की पावर 2। अब जो संख्या बचेगी उसको भी लिखना है। तो बताइए ये तो, अब बताइए ये तो मिल गया था, अब 3 बचा, देखिए 3 के पावर ये भी मिल गया था, बचा है 5, 5 को लिख लेंगे हम लोग। अब बताइए कितना हो गया, 8 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, 9 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, 5 हो गया। हमने बोला अगर सम संख्या है और एक 5 है तो सबसे पहले 5 और सम संख्या गुणा कराइए। तो 5 बटे 40, 40 में 9 को गुणा, 9 चौका 36 हो गया, तो कितना 360 हो जाएगा। ये आपका आंसर है। तो लिखेंगे अतः, लिखना होगा अतः, एग्जाम में ऐसे लिखेंगे अतः मस कितना है 6 है, लस 360, कितना होगा 360 होगा। बात समझ में आई कि नहीं, बताइए भाई, कच्छू पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, पड़ा। चलिए चला जाए आगे, चलिए ये देखिएगा, बोला है संख्या 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। ये आपको बताना है, जल्दी से बताइए, आपके लिए टाइमर सेट कर देता हूं मैं, कितने समय में आप लोग बता सकते हैं इसको, बताइएगा जल्दी से बताइए भैया, जल्दी से बताइए क्या आएगा इसका आंसर। आया, चलिए देख लेते हैं, देख लेते बच्चे। यहाँ पर 26 का फैक्टर करेंगे हम लोग, 13 1, अभाज्य गुणनखंड करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से करना है, ठीक है। 91 का 7 से काटेंगे 13 बच जाएगा। तो 26 बराबर लिखेंगे, 26 बराबर क्या लिखेंगे, 2 गुणे 13, और यहाँ पर 91 बराबर लिखेंगे कितना, 7 गुणे 13। मैं बोला हूँ कि जो कॉमन है दोनों में, जो दोनों में कॉमन होगा वो मसा होगा, मसा इसका क्या हो गया, क्या दिख रहा है, 13 दिख रहा है। लसा क्या दिख रहा है, जो कॉमन है तो लेना ही लेना है 13, लेकिन जो कॉमन नहीं है वो भी लेना है, क्या लेना है, 2 गुणे 7, गुणा करा लीजिएगा, आपका आ जाएगा आंसर, कितना आएगा, 182। ठीक है, कोई दिक्कत है, नहीं आया समझ में? चलिए आगे बढ़ा जाए जी, आगे बढ़ा जाए, चलिए इसको जरा बता दीजिए, इसको बताने से पहले ये वाला लगाइए, ये बताइए
सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये आया है 2019 में, 22 में और 20 में भी आया है। ठीक है, 20, 22 और 19 तीनों में आया है। ठीक है ना, लगाइए। तो ऐसे क्वेश्चन को ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन को आपको करना क्या है कि मानना पड़ेगा। जब कहेगा कि अपरिमेय सिद्ध कीजिए, ध्यान रखना ए विद्यार्थी। देखो कड़ी में 2 है, इसके बाद भी बहुत सारे क्वेश्चन है। ये वाला भी, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये कड़ी में 5 भी आया है। देखिए 2022-23 में भी आया है। अभी हाल ही में जो एग्जाम दिए, पिछला वाला आप लोग का हुआ एग्जाम जो 10 वाले दिए थे, तो 23 में आया था ये वाला क्वेश्चन, देखिएगा। तो इसको आप लोग को करना है। ठीक है, तो पहले मैं समझा देता हूँ आप लोग को। ठीक है ना, तो लिखना है क्या, माना। क्या लिखोगे, माना। आप लोग गलत मानोगे, बोला है अपरिमेय सिद्ध करने के लिए, पहले आप मानोगे कि यह परिमेय है। तो लिखोगे माना, माना कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए इसको मानोगे क्या, कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है, जिसे हम पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसको लिखा जा सकता है पी अपान क्यू के रूप में, या ए अपान बी के रूप में लिखिए, चाहे पी अपान क्यू के रूप में लिखिए। तो लिख सकते हैं हम लोग कड़ी में 3, ये लिखा क्यों नहीं जाता भाई, ये यहाँ मच्छर बैठा है। कड़ी में 3 बराबर पी अपान क्यू लिखोगे यहाँ पे, जहां जहां पी और क्यू एक सहभाज्य संख्या है, या सहभाज्य युग्म है कह सकते हैं। ठीक है, या आप म से कर सकते हैं, एक है, ये लिखना होगा। ठीक है, अब गुणा कराइए जरा, या दोनों पक्षों को वर्ग करिए या गुणा कराइए। लिखेंगे दोनों या गुणा कराइए पे, कड़ी में 3 क्यू बराबर पी, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कड़ी में 3 क्यू का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 3 क्यू हो जाएगा स्क्वायर बराबर, ये देखो स्क्वायर होता है तो कड़ी हट जाती है, स्क्वायर होता है तो क्या होता है, कड़ी हट जाती है। तो यहाँ पे पी स्क्वायर हो गया, हो गया ना। तो ये बताओ जो 3 है, इसके बराबर इसको विभाजित करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि ये स्क्वायर है ना जी। तो लिखेंगे 3 3 क्यू स्क्वायर को पी स्क्वायर लिख लीजिए, पी स्क्वायर। स्क्वायर करने पे कड़ी हट गई है। ठीक है, 3 पी स्क्वायर को विभाजित करता है तब 3, जब किसी कोई संख्या है, मान लो अगर ये है, मान लो 4 है, ये 2 इसको विभाजित कर रहा है, क्या इसके स्क्वायर को नहीं विभाजित करेगा, बताओ, उसके स्क्वायर को विभाजित करेगा ना भैया। अगर कोई संख्या यहाँ पे है 16 है, ये 2 विभाजित कर रहा है इसको, तो इसके वर्गमूल को भी यह विभाजित करेगा, इसके 4 को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो यह इसको विभाजित करेगा, पी को विभाजित करेगा, लिखेंगे पी को भी विभाजित करेगा। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पुनः लिखना है तब। अब लिखेंगे, अब हम ये चेक करते हैं कि यह इसी के लिए है क्या, क्या किसी अन्य हम लोग को इंटीजर ले ले, पूर्णांक ले ले, हम कोई अलग पूर्णांक ले ले, पी और क्यू के अलावा कोई एक और पूर्णांक ले लेते हैं, एम मान लेते हैं, क्या, एम। तो हम मान लेते हैं एम, तो क्या लेंगे हम, 3m बराबर पी ले लेते हैं।
दोनों पक्षों को बात करो। तो यहाँ पे क्या होगा, 3m² बराबर p²। 3 3 का 9 हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भेजेंगे इधर, तो ये बताओ m², या यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो 3 है, बताओ 9 को विभाजित तो करेगा 3 ना, करेगा ना। लिखेंगे 3, यहाँ पे मनवा रख लीजिए ना, क्या करना है, मान रखिए। बताइए p का मान क्या आपका आया है, समीकरण 1 से लिखेंगे, यहाँ समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से p² का मान क्या है बताइए, यहाँ p² है ना, तो 3q² तो लिख लीजिए, 9m² बराबर 3q²। 3 से काट देंगे हम लोग, 3 3 का 9, तो 3m² बराबर q²। आया कि नहीं आया, आया ना। तो लिख सकते हैं ये 3 फिर इसको विभाजित करेगा, बराबर में आया ना जी। तो लिखेंगे हम लोग 3q² को विभाजित करता है, करेगा, या करता है या करेगा, लिख लीजिए, करेगा, तब 3q को भी विभाजित करेगा। जगह कम पड़ गई भाई, करेगा, ठीक है। तो लिख लेंगे हम लोग, रुकिए इसको हटाते हैं थोड़ा सा, ओ माय गॉड, नहीं हट रहा है क्या जी, चलिए हट गया। इसको छोटा मैं कर लेता हूँ ना, दिख रहा है कि नहीं आप लोग को, बताइए जी। चलिए देखिएगा, इतना हो गया ना। अब क्या करना है, 3 क्या q को भी विभाजित करेगा, ठीक है। तब क्या करेंगे, जब, आप बताइए, कोई संख्या भी हम आपको मसा बताए हैं कि अगर ये q है या p है, इसको विभाजित कर रहा है 3, अर्थात इसका गुणनफल रहा होगा, इसको विभाजित करता है तो अर्थात उसका क्या रहता है, गुणनफल रहता है। तो अगर मसा निकालने की बात करें हम, तो मसा क्या निकल के आता है, 3 आ जाएगा ना। अगर दोनों संख्या p को विभाजित करता है और q को भी विभाजित करता है, तो उसका मसा वही होगा जो विभाजित करने वाली संख्या होगी। नहीं समझ में आया? अगर p को देखो, 6 का फैक्टर क्या होता है, 2 गुणे 3। अब मैं कर दूं 18 का फैक्टर मैं कर दूं, या 14 का फैक्टर कर दूं, 14 का 2 गुणे 7। अब मैं कहूं कि 2 14 को भी काटता है और 2 6 को भी काटता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों आपस में गुणनफल कर देंगे ना, इसका भी गुणनफल है, इसका भी गुणनफल है, कहेंगे नहीं कहेंगे। तो यानी इसमें कॉमन क्या मिल गया, 2 मिल गया, तो इसमें कॉमन क्या मिल गया, 3 मिल गया। तो म से तो 1 आना चाहिए, सहभाजी का मतलब क्या होता है, म से 1, सहभाजी का मतलब म से 1, लेकिन यहाँ पे म से 1 आएगा क्या, नहीं आएगा। लिखेंगे अतः HCF, ऐसे लिखेंगे, हाँ HCF 3 होगा, होगा, ये लिख लेंगे ना। अतः HCF कितना होगा, 3 होगा। लिखेंगे फिर अतः, यहाँ तब हटा, तब लिखिए, तब, यहाँ तब लिखिए, लिखेंगे अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास है।
या गलत भी कर सकते हैं। जो आप माने हो कि कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, तो कैसे परिमेय संख्या है? तो आपका तो मस जो P और Q है, मैं बोला ना, जहाँ P और Q एक सवाभाज्य संख्या होगी। P और Q क्या होगी आपकी? सवाभाज्य संख्या होगी। तो सवाभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? मस 1। लेकिन म से क्या आ गया यहाँ पे? 3 आ गया। म से 1 आना चाहिए ना? आ गया म से कितना? 3। इसलिए क्या है? विरोधाभास है। इसलिए इसलिए कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आई कि नहीं? लिख लोगे जी? कर लोगे ना? चलिए, नोट कर लीजिए फटाक से, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी मैं एक विद्यार्थी को बुलाऊंगा यहाँ पे लगाने के लिए। कौन लगा लेगा इसको? समझाना भी होगा। चलो आ जाओ। चलिए, तो इस क्वेश्चन को एक विद्यार्थी है जो कि आप लोग को समझाएगा। ये अगला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन नहीं, एक अगला क्वेश्चन है ये। सिद्ध कीजिए कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या। पीछे अभी जो संख्याएं छोड़े हैं, जो क्वेश्चन छोड़े हैं, उसको भी हम सॉल्व करवाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो ये क्वेश्चन यह समझाएंगे आपको। क्या नाम है आपका? अंकित विश्वकर्मा। ठीक है, तो आइए अंकित विश्वकर्मा बताइए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सर यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दिए हैं हमारे सर की कड़ी में 5 को सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं। हम जानते हैं कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करने के लिए इसके विपरीत हम मानते हैं कि कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे माना कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि जो परिमेय संख्या होती है वह p बटा क्यू के बराबर होती है, या उसको हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे कड़ी में 5 बराबर p बटा क्यू, और यहाँ पे लिखेंगे जहां p और q क्या है? एक अभाज्य संख्या। जहां पर p और q एक अभाज्य संख्या है, तो हम इसको छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा कड़ी में 5 q बराबर p। इसी से हम लोग निकाले हैं। अब लिखेंगे यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो यहाँ पे होगा 5 क्यू स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। सर इसको छोटा कर देते हैं। ऐसे छोटा करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे
क्यू स्क्वायर बराबर, यहाँ पे देखिए बराबर है और यहाँ पे गुणे में, जब इधर जाएगा तो भाग करेगा, तो हो जाएगा पी स्क्वायर अपान यानी बटा के 5। तो हम लिखेंगे 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है। तो पी को भी विभाजित करेगा। ये 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो पी को भी विभाजित करेगा। अब हम मानते हैं कि कोई पूर्णांक मान लेते हैं, जैसे कि p बराबर 5m, जहां पर ये m क्या है, एक पूर्णांक है। जहां m एक पूर्णांक है। तो फिर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर 25m स्क्वायर। अब इधर लिखते हैं पी स्क्वायर बराबर 25m स्क्वायर है, तो ये समीकरण 1 है और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर, जब 1 का मान रखेंगे तो यहाँ पे पी स्क्वायर बराबर था 5q स्क्वायर, 5q स्क्वायर बराबर 25 एम स्क्वायर। अब इससे इसको काट देंगे, 5m हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू स्क्वायर बटा 5 बराबर एम स्क्वायर। यहाँ पे आप देखिए कि 5q स्क्वायर को विभाजित करता है, तो वही लिखेंगे 5q स्क्वायर को विभाजित करता है, तो q को भी विभाजित करेगा। अब देखिए जो 5 है ये किसको किसको विभाजित कर रहा है, कहाँ गया कहाँ गया, यहाँ से p को विभाजित कर रहा है और यहाँ से q को विभाजित कर रहा है। जब हम जानते हैं कि जो संख्याओं के गुणनफल में जो भी उभयनिष्ठ होता है वही उसका मस होता है, तो 5 यहाँ पर मस किसका हो गया, p और q का। लेकिन p और q का मस स अभाज्य संख्या होनी
मतलब P और Q का मान एक होना चाहिए, क्योंकि P और Q एक क्या है, अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे HCF P और Q बराबर 5 आया है, यहाँ पर एक आना चाहिए। तो हमारी अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास सिद्ध हुई। सिद्ध हुई। इसलिए कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। है। देख लीजिए, इस तरह हम सिद्ध करेंगे कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए, तो भाई अंकित विश्वकर्मा ने आप लोग को काफ़ी अच्छे तरीके से बताया कि चीज़ें कैसे सिद्ध की जाएंगी एकदम अच्छे से। आप भी ये चीज़ कर सकते हैं यदि आप सीखे रहेंगे तब। तो उन्होंने क्या बताया कि यदि हम यहाँ पे लेते P और Q को, मान लेते एक क्या है, कोप्राइम है, हमने इससे सिद्ध किया कि P और Q लिया। क्या कोई अन्य पूर्णांक लेने पर भी ऐसा हो सकता है क्या? तो इन्होंने बताया कि सर यहाँ पे एक कोई अन्य पूर्णांक लिया, देखिए जहाँ यम एक पूर्णांक है ये लेकर सिद्ध किया, तो ये भी संख्या की क्या की 5 इसको विभाजित कर दिया। देखिए यहाँ पे 5 रखने 5 क्यू को विभाजित कर रहा है। तो आप कोई भी नंबर ले लेंगे, अगर वो ऐसा है तो उसका मसा 5 आने वाला जो आप वहाँ इसका मसा होगा, यानी पहले वाले का जो होगा विभाजित करेगा वो यहाँ पर भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो उसका म से क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, लेकिन म से आना क्या चाहिए, एक आना चाहिए, इसलिए हमारी अवधारणा विरोधाभास है। इसलिए क्या है, कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन इसी का हम लोग हल करते हैं, ये वाला, जब प्लस माइनस देकर हल करे पूछे तब। तो इसमें से मैं एक बताऊंगा, एक विद्यार्थी और एक चाहे लड़की है चाहे लड़का में से किसी को बुलाऊंगा, वो आप लोग को बताएंगे कि कैसे उसको हल किया जाएगा। ठीक है, देखिएगा ये वाला सवाल, मैं बोला हूं ना कि एक सवाल इसमें है, तो इसको हम लोग बाद में हल करेंगे। यह है, यह है, तो इसको मैं समझाता हूं। तो आप देखिए यहाँ पर 5 प्लस कड़ी में 3 सिद्ध करना की अपरिमेय संख्या है, तो लिखेंगे माना, ये तो लिखना पड़ेगा आपको, 5 प्लस कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो क्या होगा, 5 प्लस कड़ी में 3 बराबर पी अपान क्यू। तो लिख देंगे पी और क्यू का HCF बराबर 1, ये भी लिख सकते हैं। या पी और क्यू एक पूर्णांक है, ये भी लिख सकते हैं। जहां पी और क्यू एक सहभाज्य संख्या, ये भी लिख सकते हैं। पी और क्यू एक सहभाज्य संख्या, ये भी लिख सकते हैं। सहभाज्य पूर्णांक भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखना है, अब ध्यान रखिए, अगर मैं किसी पूर्णांक में से किसी पूर्णांक को घटाता हूं, यदि किसी पूर्णांक में किसी पूर्णांक को घटाऊंगा तो आपको क्या मिलने वाला, परिमेय मिलेगा। किसी पूर्णांक में से किसी पूर्णांक को घटाएंगे तो आपको परिमेय मिलेगा। एक परिमेय संख्या में से एक परिमेय संख्या घटाते हैं तो परिमेय संख्या ही मिलती है। तो पी आपकी परिमेय संख्या है, क्यू भी आपकी परिमेय संख्या है, पी अपन क्यू है ना, वो भी परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को माइनस किया जाए तो आपको परिमेय संख्या मिलेगा। परिमेय संख्या में जोड़ा जाए तो परिमेय संख्या से भाग दिया जाए तो परिमेय संख्या से गुणा किया जाए तो परिमेय संख्या। तो बच्चे यहाँ पे क्या होगा, यो परिमेय है, यो परिमेय है, सबको परिमेय की तरफ भेज दीजिए। कड़ी में 3 बराबर पी अपान क्यू -5, और लिखेंगे क्या कि कड़ी में 3 ये है ना, अभी आपने क्या सिद्ध किया, कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हम जानते हैं कि तुम मुझे बर्बाद, नहीं 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 नहीं, ये गाना हो गया। यहाँ पे लिखेंगे अतः हम जानते हैं कि कड़ी में 3
एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है और आपको पता होना चाहिए एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का जब योग होता है या गुणनफल होता है या भाग होता है तो आपको क्या आना चाहिए? अपरिमेय आता है। क्या आता है? अपरिमेय आता है। तब लिखेंगे अतः, यहाँ अतः इसको काट देंगे हम लोग, लिखेंगे अतः, यहाँ चूंकि लिखला, अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास है। इसलिए इसको इतना ही लिखना है, 5 प्लस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हो गया। आया कि नहीं आया? आ गया। चलिए नेक्स्ट वाला देखा जाए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से, फिर देखा जाए नेक्स्ट। ये तीन फिंगर लगाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए ना। चलिए जल्दी से करिए। चलिए भाई, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें से किसी विद्यार्थी को आ रहा है? चलिए आइए, आप आइए, फिर बाद में आपको बुलाते हैं, ठीक है? चलिए, समझाना भी होगा, ठीक है? चलिए लीजिए। हमें सिद्ध करना है कि 2 माइनस कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए हम लोग सिद्ध करें। माना कड़ी 2 माइनस कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। दो माइनस कड़ी में 5 बराबर पी अपन क्यू। पी और क्यू एक पूर्णांक है जो आपस में सहभाज्य है। सही तो लिख रही थी, लिख रही हूँ, लिख रही। जिसका HCF 1 है। दो को इधर पक्षांतर करने पर माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा। हम चूंकि हम जानते हैं कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, पिछले वीडियो में सिद्ध किया है।
अतः अतः हमारी अवधारणा गलत सिद्ध हुई। इसलिए 2 माइनस कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। चलिए भाई, हर्षिता ने काफ़ी अच्छे से इसको रिप्रेजेंट किया, बताया, है ना। कि हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को काफ़ी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी, ये सारी चीज़ें। और वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलिए, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ा जाए। देखिए, ये वाला जो सवाल है, इसमें बोला है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है? देखिए, मैंने बोला ना, अगर अधिकतम कर दे, अधिक से अधिक कर दे, बड़ा से बड़ा कर दे, तो क्या निकालना होता है? म से निकालना होता है। तो आपको भी यहाँ पे क्या करना है? म से निकालना है मेरे विद्यार्थी। देखना, 616 का म से निकालो आप, 616 को फैक्टर करो आप इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से भी कर सकते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से भी कर सकते हैं, या इस प्रकार से भी कर सकते हैं। 32 का फैक्टर करिए, इसका फैक्टर करिए जरा। तो 2 तेज 6, 2 8 16, 2 1 कम 2 5 10, 2 चौको 8, 2 7 14, 2 9 4, 36 हो गया। कहाँ पे? अच्छा, यहाँ पर 2 7 14, 2 7 14, 7 से 11, इस तरह भी लगा सकते हैं 16, क्योंकि ये बोला नहीं ना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करिए, तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। जहां बोलेगा ना वहां पे उस प्रकार से कर लीजिएगा, क्या ही दिक्कत है। 8, यह है। अब आप क्या करेंगे? 616 का बराबर लिखेंगे। 616 के बराबर कितना है? 2 के पावर 3 गुणे 7 गुणे 11। और यहाँ पर 32 है ना, 32 के पावर 5, यही है, यह है इसमें। अब ध्यान रखना है, जब अधिकतम की बात करें, जब बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें, जब बृहत्तम की बात करें, तो आपको क्या करना है? म से निकालना है। क्या करना है भैया? म से निकालना है, यानी एचसीएफ निकालना है। तो बताइए, एचसीएफ में सबसे छोटी घात देखी जाती है ना, तो सबसे छोटी घात किसकी है? 2 के पावर 3 अर्थात 8। 8 होगी संख्या, स्तंभों की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। राइट आंसर क्या होगा? 8 होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है भाई? नहीं ना? चलिए आगे देखा जाए। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ध्यान रखिए, इस वाले क्वेश्चन को कैसे करना है। देखिए, 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2 धन 2 गुणे 11, दोनों में कॉमन क्या है बताओ? 2 गुणे 11। देखो यहाँ पर भी 11, यहाँ पर भी 11, दो भी कॉमन है, निकाल लिए। तो यहाँ बच्चा कितना? 17 गुणे 5 गुणे 3 गुणे प्लस, यहाँ पे प्लस कर लेंगे,
प्लस 1। अब गुणा कराइए, ये कितना हो गया 22 हो गया, और यहाँ 7 पचे 85, 85 तिहाई, 3 पचे 15, 3 बटे 24, 1 25 प्लस 1। तो देखिए 22 गुणे कितना हो गया 256 हो गया। और ध्यान रखिएगा भाज्य संख्या का मतलब क्या होता है। ध्यान रखिए भाज्य संख्या का मतलब, इसकी दो परिभाषा मैं बता रहा हूं। भाज्य संख्या का मतलब होता है क्या, ध्यान रखना है। भाज्य संख्या का मतलब ये होता है कि ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जिसके तीन या तीन से अधिक गुणनखंड हो। ये नई परिभाषा आप लोग को देखने को मिली होगी, ठीक है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ये नई परिभाषा, न्यू परिभाषा है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। एक और परिभाषा होती है जो आप लोग जानते हैं, भाज्य संख्या की परिभाषा आप लोग को पता भी होगा, बताए भी होंगे आप लोग के गुरुजन, कि ऐसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर, ऐसी संख्या जो एक को और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो, किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो, तो क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। बात समझ में आई कि नहीं, बुखार आया क्या जी। तो ये क्या होगा, ऐसी संख्या लिखेंगे हम लोग, ऐसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। तो बताइए यह जो पूरी संख्या थी, इसका फैक्टर क्या है, 3 या 3 से अधिक होगा कि नहीं होगा। देखिए 2 गुणे 11 गुणे इसका भी फैक्टर हो सकता है 256। हमको 3 ही फैक्टर चाहिए, 3 या 3 से अधिक भी फैक्टर कर सकते हैं, तो लिखेंगे यह भाज्य संख्या है। कोई दिक्कत है, सिद्ध करना था तो लिख देंगे हम लोग। और ये नियम, ये वाला नियम लिख दीजिएगा, भाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं, ये लिख दीजिएगा। इसलिए ये क्या है, भाज्य संख्या है। कोई दिक्कत हो जाएगा ना। चलिए ये वाला सवाल, ये तो कर लिए आप लोग, कर लेंगे ना, मैं भी सिद्ध कराया हूं, ये भी कर लेंगे। ये वाला, ये आखिरी क्वेश्चन है आज का, आज का ये आखिरी क्वेश्चन है, लघुत्तरी प्रश्न है। तो देखिएगा, किसी खेत के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। एक कोई वृत्ताकार पथ है, इसको एक चक्कर लगाने में कितना मिनट लगता है, 18 मिनट लगता है सोनिया को, ठीक है। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितना मिनट, रवि को 12 मिनट लग रहा है, ठीक है। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही साथ, एक ही स्थान पर एक ही समय से चलना प्रारंभ करते हैं, और वो भी कहाँ, एक दिशा में। कैसे, एक ही दिशा में, तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो बच्चे ऐसे क्वेश्चन को, जब घंटी की बात करें, चाहे वृत्ताकार पथ पे दौड़ने की बात करें, ऐसे क्वेश्चन में आपको केवल और केवल क्या निकालना है, ल स निकालना है। क्या निकालना बच्चा, ल स। तो आप लोग क्या करेंगे, 18 का, और 18 का फैक्टर करिए और 12 का फैक्टर करिए, ठीक है। 2 9 3 3, 2 6, 2 3 3 1। तो हम लोग करेंगे यहाँ पे क्या, 18 बराबर कितना है, 2 गुणे 3 के पावर 2, और 12 बराबर कितना है, 2 के पावर 2 गुणे 3। तो ल से एलसीएम क्या होता है, ऐसे में आपको क्या करना है, ल से निकालना है। जब वृत्ताकार पथ पे चलने की बात करें या घंटी बजने की बात करें, तो आपको क्या करना है, ल से निकालना है, ठीक है। तो सबसे बड़ी घात इसमें क्या है, 3 के पावर 2, इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, 2 के पावर 2, तो 9 हुआ, और यहाँ पे 4 हुआ। तो कितना मिनट आ गया भैया, 36। ये 36 मिनट बाद लिखेंगे, 36 मिनट बाद वे पुनः, क्या बोला है, कितने समय बाद, 36 मिनट बाद वह पुनः, नहीं मिलेंगे, प्रारंभिक स्थान पर नहीं मिलेंगे, यहाँ लिखेंगे मिलेंगे, बस यही आंसर है आपका, ठीक है।
तो हम आशा करते हैं कि आप लोग को सारी चीज़ें भली भांति समझ में आई होंगी, और आप लोगों ने इतना समय दिया इसके लिए बड़ा ही धन्यवाद है, क्योंकि आप लोगों ने मुझे झेला इतना समय तक। ठीक है, तो चलते हैं, आज के सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए सेशन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।